नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल डियर लर्नर्स पर। जैसा कि आपने अभी पिछली क्लास में प्यारे बच्चे मैंने आपको पढ़ाया, मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था कि हिंदी भाषा का विकास का हम क्रम पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि संस्कृत, पाली, प्राकृतक, अपभ्रंश और हिंदी का विकास हुआ था। तो ज़्यादा मैं एलिमेंट्री पार्ट की ना चर्चा करते हुए मैं आपको लग के पढ़ाना चाहता हूं, ताकि इसके बाद में एक और वीडियो शायद देने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि मैं उसमें आपको बताऊंगा कि हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं और उसमें कौन कौन सी बोलियां आती हैं, ताकि आपके दिमाग में ये सारी की सारी बातें छप जाएं। इसलिए एक वीडियो और आ सकता है, तो आप ज़्यादा पैनिक ना हो इसमें। अब बात आप सुने कि संस्कृत से हमारी हिंदी तक की बात कैसे पहुंची है, और इसमें हम ये देखेंगे कि किस काल की कौन सी भाषा रही। ध्यान से सुनिए। आप सभी जानते हैं कि जो हमारा सबसे प्राचीन धर्म है, हमारे भारत में सर्वप्रथम जो आए वो आर्य कहलाए, और उन्हीं आर्यों के नाम पर हमारे भारत का नाम जो पड़ा वो आर्यावर्त पड़ा। और बाद में जब विदेशी शक्तियाँ आनी शुरू हो गई हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको कि हिंदी शब्द का हिंदी जो शब्द है वो फारसी शब्द है, और उसका जो प्रयोग ईरान के निवासियों ने किया, तो इसी हिंदी से बाद में हिंदुस्तान बना हुआ है। तो हिंदुस्तान हमारा आधुनिक नाम है, जो हमारा प्राचीन नाम था वो हमारा आर्यावर्त ही था। क्यों? क्योंकि जहाँ पर जैसे भारत में रहने वाले को भारतीय कहते हैं, ऐसे आर्य में जब हमारे यहाँ आर्य रहते थे तो उनको जैसे हिंदुस्तान क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर हिंदू रहते हैं, और जहाँ हिंदू रहते हैं वो हिंदुस्तान माने हिंदुस्तान, ऐसे ही आर्यावर्त पड़ा। अच्छा, जो आर्य आए वो जो सभ्यता लेकर गए, उनका जो धर्म था वो वैदिक धर्म था या वैदिक सभ्यता थी। तो वैदिक सभ्यता की जो भाषा हुआ करती थी वो हुआ करती थी संस्कृत। इसीलिए हम संस्कृत को देववाणी या देवभाषा या वांग्मय कहते हैं, या उसको हम आदि जननी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहली जो हमारी संसार की प्राचीनतम भाषा में से एक है हमारी संस्कृत भाषा। क्योंकि ये आर्यों की भाषा थी, इसलिए इसको हम नाम देते हैं प्यारे बच्चे आर्य भाषा। किसकी भाषा थी? आर्यों की भाषा थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर सबसे पहले आर्य है, इसको इसीलिए इसको हम कहते हैं आर्य भाषा। फिर इसको हम दूसरी में कहते हैं देव भाषा, क्योंकि ये देवों की भी भाषा है। फिर इसी को हम कहते हैं देववाणी कहते हैं हम। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है सर जी। फिर मैंने कहा इसको आदि जननी भी तो कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जितनी भी भाषाएं मौजूद हैं सबकी जो जननी है वो कौन संस्कृत भाषा है। तो क्या हम इसको आदि जननी नहीं कहेंगे? क्योंकि भारत में जो सबसे पहले आए वो आर्य कहलाए, और जब आर्यों से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है, हम सब आर्यों की ही संतानें हैं, तो इसका मतलब है इस तो भाषा भी सबसे पहले आई होगी, तो इसको आदि जननी कहेंगे। तो भारत की समस्त भाषाओं की अगर जननी की बात किया जाए तो हमारी संस्कृत भाषा को हम कह देंगे, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु होता क्या है, जब हमारा क्या कहते हैं, जब हमारा वैदिक युग चल रहा था तो उसमें पूजा पाठ, धर्मशास्त्र आदि का बहुत महत्व था। लेकिन आप सब जानते हैं कोई भी एक व्यवस्था जो होती है वो कितने भी अच्छे हो प्यारे बच्चों, बहुत समय तक लागू रखने में वो भ्रष्ट हो जाती है। तो जैसे जैसे हम वैदिक काल को हमने दो भागों में बांट दिया, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में जाते जाते पहले क्या होता था कि वैदिक काल में हमारे 4 वर्ण हुए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन यही बाद में पहले जो कर्म के आधार पर हमारे जो धर्म मतलब जो जाति प्रथा थी, या 4 जो वर्ण थे वो कर्म के आधार पर थे। लेकिन बाद में जाते जाते वो धर्म के आधार, उत्तर वैदिक काल में वो धर्म के आधार पर हो गए कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा। तो ऐसे में क्या हुआ कि ये जो व्यवस्था थी इसमें बहुत सारी कुरीतियाँ आने लगीं, बलि प्रथा चालू हो गई, धर्म के नाम पर लोगों को लूटा जाने लगा, आदि आदि चीज़ें हमारे धर्म में आ गईं। तो जब भी कोई धर्म एक भ्रष्ट होता है तब एक नया धर्म उत्पन्न होता है, या एक नई व्यवस्था लागू होती है। तो इसके बाद में प्यारे बच्चे एक नया धर्म आया, जिसको आप कहते हैं कौन सा धर्म? तो आप कहते हैं बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म आया? बौद्ध धर्म आया। तो बौद्ध धर्म, अगर महात्मा बुद्ध के जन्म की बात करें तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो उसी समय लगभग वैदिक काल का अंत था और महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, तभी से हम बौद्ध धर्म की उत्पत्ति मानते हैं। तो तब बौद्ध धर्म आया। तो याद रखिए कि बौद्ध धर्म के जो अधिकांश ग्रंथ हैं जिनको त्रिपिटक कहा जाता है, उनका जो उल्लेख है, उनको जो लिखा गया है वो किस में लिखा गया है? तो आप कहेंगे उनकी जो लिखावट है, उनकी जो भाषा है वो कौन सी है? तो हम बताएंगे प्यारे बच्चे उनकी जो भाषा है वो पाली भाषा है। और जब किसी भी
धर्म के जो ग्रंथ हैं वो जिस भाषा में लिखे जाते हैं पाली भाषा। यहाँ तक कि जो हमारे महात्मा बुद्ध थे उन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो कि सारनाथ में दिया था पाली भाषा में ही दिया था, और जो समस्त उपदेश दिए लगभग, सारे तो नहीं, लगभग जो उपदेश दिए वो किस में दिए, पाली भाषा में दिए। तो पाली भाषा के विषय में अगर आपको कोई पूछे तो आपको बस एक ही बात याद रखनी होती है कि ये किसकी भाषा है, तो आप कहेंगे ये बौद्ध धर्म की भाषा है, बौद्ध धर्म की भाषा है, एवं महात्मा बुद्ध ने अपने लगभग समस्त उपदेश व समस्त ग्रंथों की रचना पाली में ही की है। तो आपको बस पाली भाषा में इतना याद रखना है कि जो पाली भाषा है बौद्ध धर्म की भाषा है। महात्मा बुद्ध ने लगभग अपने समस्त उपदेशों और समस्त ग्रंथों की जो रचना की है वो पाली भाषा में की है। बताइए कोई दिक्कत वाली बात है क्या? तो आप कहेंगे नहीं सर जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में क्या होता है कि जब बौद्ध धर्म चलता रहता है, बौद्ध धर्म के जो अनुयायी आते हैं, आगे जो उत्तराधिकारी आते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते हैं, वो भी पैसा कमाने में लग जाते हैं, इसमें भी भ्रष्टता आती है। तो प्यारे बच्चे एक नए धर्म का जन्म होता है जिसको आप जैन धर्म के नाम से जानते हैं, जिसके कि प्रवर्तक थे हमारे महावीर स्वामी। प्रवर्तक तो पार्श्वनाथ हुए हैं, लेकिन जो 24वें तीर्थंकर हुए हैं वो हुए हैं महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी के टाइम पर जो जैन धर्म था वो अपने उच्चतम शिखर पर पहुंचा। वैसे तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में लगभग समानताएं थीं, लेकिन कुछ ना कुछ अंतर भी, जब नया कोई धर्म बनाएगा, नया प्रवर्तक होगा तो कुछ ना कुछ अपने विचार भी उसमें डालेगा। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, बौद्ध धर्म क्यों अच्छा है? क्योंकि बौद्ध धर्म में खाने पीने की कोई मनाही नहीं है। एक्सरसाइज करिए, खाइए पिए, अपने स्वस्थ रहिए, इसमें मेन स्वस्थ। इसमें क्या है, इसमें बहुत सारी, जो जैन धर्म है उसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन थी, बहुत सारी रोक टोक थी कि इतने बार भोजन करना है, इतने साल के बाद भोजन नहीं करना है, ये करना है, वो करना है। तो अगर आपसे कहा जाए, और जो जैन धर्म की भाषा वो हुई प्राकृतिक भाषा। तो एक ही बात याद रखनी है कि ये किसकी भाषा थी, तो आप कहेंगे ये जैन धर्म की भाषा थी। कौन? प्राकृतिक जैन धर्म की भाषा थी। तो आप फिर जानते हैं कि ये भी जो अपने समस्त उपदेश होंगे वह जो समस्त ग्रंथ होंगे, इनके ग्रंथों को कहा गया अंग। इन्होंने किस भाषा में कराए? तो पाली भाषा में कराए। ये बात आप लोग लिख लेंगे, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिखे देता हूँ, बोले देता हूँ कि जैन धर्म की भाषा कौन सी थी? प्राकृतिक थी। एवं इन्होंने समस्त, महावीर स्वामी ने समस्त उपदेश व ग्रंथ भी किसमें किए? प्राकृतिक भाषा में की। बात आती अपभ्रंश भाषा की, तो यहाँ तक आते आते हमारी हिंदी का थोड़ा बहुत विकास होना शुरू हो गया था। जो अपभ्रंश भाषा है इसको आप कह सकते हैं हिंदी का बिगड़ा हुआ रूप। क्या कह सकते हैं? हिंदी का बिगड़ा हुआ रूप। क्या कह सकते हैं? हिंदी का बिगड़ा हुआ रूप। अब अपभ्रंश से हमारा विकास हो गया था हिंदी का। तो यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि जब अपभ्रंश से हिंदी का विकास हो रहा था, भाई अपभ्रंश सीधा तो हिंदी आ नहीं गई होगी, पहले अपभ्रंश थोड़ा सा शुद्ध होकर किसी एक भाषा में आई होगी, उसके बाद में हमारी हिंदी भाषा पर। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है भाई, बीच में एक भाषा ब्रिज का तो काम करेगी ना, बीच में एक भाषा इससे कड़ी का तो काम करेगी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपभ्रंश और हिंदी भाषा के बीच की कड़ी किसको माना जाता है? तो एक नया शब्द आता है, प्यारे बच्चे याद रखिएगा, जिसको हम नया शब्द को कहते हैं अवहट्ट। कौन सी? अवहट्ट भाषा। तो जब अपभ्रंश से हिंदी भाषा बन रही थी तो हिंदी और अपभ्रंश के बीच की कड़ी, अपभ्रंश और हिंदी के बीच की कड़ी के रूप में हमने किसका प्रयोग किया है? अवहट्ट भाषा का प्रयोग किया है। तो याद रखिएगा अवहट्ट भाषा क्या है, तो आप कहेंगे क्या है, तो लिखेंगे अपभ्रंश व हिंदी के बीच की कड़ी के रूप में हमने जिस भाषा का प्रयोग किया है उसको ही हम कहते हैं अवहट्ट भाषा। क्या कहते हैं? अवहट्ट भाषा कहते हैं। तो इसको आप सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट करें, फिर हम आगे की बात आपको बताना शुरू करेंगे, ठीक है?
कर लिया? तो आपने कहा हाँ बिल्कुल कर लिया। अब देखिए बात ज़रा आगे की सुनने की ज़रा कोशिश करिए कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आपको। अब देखिए होता क्या है कि एक अंग्रेज अधिकारी होता है जिसका नाम होता है जॉर्ज ग्रियर्सन। क्या नाम होता है? तो आपने कहा सर जी इसका नाम होता है जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक, अब ध्यान से सुनना, तभी आपको ये बातें पल्ले पड़ेंगी। और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, जो भी हमने लिखा था ना, पूछा जाता है बौद्ध धर्म, निम्न में से बौद्ध धर्म की भाषा थी पाली, निम्न में से जैन धर्म की भाषा थी प्राकृतक। अपभ्रंश भाषा क्या है? आप कहेंगे ये हिंदी का बिगड़ा हुआ रूप है। संस्कृत भाषा को कहते हैं आर्य भाषा, देव भाषा, देववाणी, आदि जननी। ठीक, एक क्वेश्चन आता है, कहते हैं कि बताओ, क्वेश्चन कहते हैं कि संस्कृत की, सेम क्वेश्चन आता है, उत्तराधिकारिणी, क्या कहते हैं? उत्तराधिकारिणी भाषा कौन सी है? यानी संस्कृत की उत्तराधिकारी कौन बनी है बताइए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर संस्कृत भाषा शुरू हुई और यहाँ पर आ गई हिंदी। ये जो बीच की भाषाएं हैं ये 100 साल, 150 साल के लिए आई, बहुत ज़्यादा ये चली नहीं, बहुत ज़्यादा ये भाषाएं बीच में टिकी नहीं, इनका भी एक युग आया था। तो अगर अब देखिए जो संस्कृत है हिंदी है, तो संस्कृत का सीधा विकास हिंदी इसलिए माना जाता है क्योंकि आप इसमें तत्सम तद्भव पढ़ते हैं। और यहाँ पर भाषा वैज्ञानिक हुए तो भाषा वैज्ञानिकों ने इसका ज़्यादा विकास कर दिया है और संस्कृत को हिंदी के ज़्यादा समकक्ष बताया है। इसलिए अगर कहा जाए कि संस्कृत की उत्तराधिकारिणी भाषा कौन सी है, तो आप लिखते हैं हिंदी भाषा, और ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। अब एक और बात आती है, दूसरी बात ये आती है कि अपभ्रंश भाषा से हिंदी भाषा का विकास हुआ और अपभ्रंश को हिंदी की जननी कहा जाता है, ठीक बात है। लेकिन जब जॉर्ज ग्रियर्सन था, इसने अपभ्रंश के भी कई सारे भाग बताए, इसने अपभ्रंश को ही कई सारे भागों में बांट दिया, जिसमें कि एक जो अपभ्रंश का भाग निकल के आया जिसका नाम है, सुनिएगा, जिसका नाम है प्यारे बच्चे सौरसेनी अपभ्रंश। क्या नाम है? सौरसेनी अपभ्रंश। अब देखिए सबसे बढ़िया जो क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाता है बताओ हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंश के किस भाग से हुआ है। ये पूछा जाए, क्या पूछा जाएगा? पूछा जाएगा हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ, किस अपभ्रंश से हुआ। तो आप क्या बताएंगे? कहेंगे सौरसेनी अपभ्रंश। या आपसे पूछा जाएगा हिंदी भाषा की उत्पत्ति अपभ्रंश के किस भाग से हुई है। या आपसे पूछा जाए हिंदी भाषा की उत्पत्ति, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, उत्पत्ति किससे हुई है, ऐसे लिखा हुआ हो और नीचे लिखा हो सौरसेनी अपभ्रंश, तो आपको सौरसेनी मिल जाए तब भी आपको सही कर देना है। तो याद रखेंगे इसका भी जो आंसर है ये आपका सौरसेनी। ठीक बात, सौरसेनी अपभ्रंश या सौरसेनी। तो इतनी बात आप बहुत ही अच्छी तरीके से हमेशा और हमेशा याद रखेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि आप सब अच्छे बच्चे हैं और इन बातों को कभी भी नहीं भूलेंगे। तो आपको हिंदी भाषा से संबंधित किसी भी प्रश्न को बनाने में या करने में कभी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक बात? तो आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ तक हो गया? हमने कहा ठीक है। अब जरा हम बात करते हैं थोड़ा अपनी लिपि हमारी कौन सी है। ठीक, देखो स्क्रीनशॉट जल्दी से कर लिया करो क्योंकि हर बात पर एक प्रश्न है। जितने भी बातें मैं आपको बताऊंगा हर एक बात पर प्यारे बच्चे आपको एक प्रश्न जरूर देखने के लिए मिलेगा। इसलिए जितनी बातें मैं आपको बताता जाऊं आप तुरंत स्क्रीनशॉट करिए और कुछ मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, कुछ आप सुनकर भी लिखते जाइए क्योंकि पूरी चीज़ें बोर्ड में लिखना संभव नहीं है। ठीक बात है। बात करते हैं हम लिपि की। तो सबसे पहले बात ये बताओ कि लिपि क्या होता है। तो आप क्या ये नहीं कह सकते हो प्यारे बच्चे कि जो मौखिक भाषा जो हम बोल रहे हैं उसको हम लिख देते हैं, उसको लिपि कहते हैं। लेकिन अच्छा बताओ, अगर हम आपसे कहें का लिखो तो क्या आप का को ऐसे लिखोगे कि ऐसे लिखोगे? तो आपने कहा सर जी ऐसे लिखेंगे, ये तो खा लिखा हुआ, ये तो गलत है, ये थोड़ी ना का है। इसका मतलब है कि प्रत्येक जो हम वर्ण बोलते हैं उसके लिखने का एक तरीका होता है, एक पहचान होती है, एक चिन्ह होता है।
बात यही है ना भाई, का को ऐसे ही लिखा जाता है। ये किसने बताया? ये हमारी लिपि ने बताया कि जब भी कभी बात आएगी का की तो आप उसको ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब एक का को लिखने की एक लिपि है, एक स्टाइल है, एक तरीका है, एक चिन्ह है। तो आप कह सकते हैं कि मौखिक भाषा को, नहीं ये नहीं, आप लिखिए वर्णों के लिखने के तरीके या चिन्हों को, वर्णों के लिखने के तरीके या चिन्हों को लिपि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। अगर पूछा जाए भारत की लिपि कौन सी है या हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो आप कहेंगे हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, या इसी को कहा जाता है नागरी लिपि। अभी मैंने आपको बताया कि जो हिंदी भाषा है उसका विकास संस्कृत के सिंधु शब्द से हुआ है या उसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। क्या बताया? सौरसेनी अपभ्रंश। तो ये बात बताओ कि देवनागरी का विकास किस लिपि से हुआ है? तो आपसे पूछा जाएगा कि देवनागरी का विकास या देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? क्या आपको आता है? क्या आप बता पाएंगे? तो आपने कहा सर आप पढ़ाएंगे तो बिल्कुल बताएंगे। तो आप लिखेंगे इसका विकास ब्राह्मी, कैसे? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो आप कहेंगे सर जी ये ब्राह्मी लिपि कौन से? याद करिए, अशोक के स्तंभों से हमको दो प्रकार की लिपियां देखने के लिए मिलती हैं, एक तो ब्राह्मी लिपि, दूसरा खरोष्टी लिपि। जानते हैं आप, जो अशोक के जो स्तंभ थे उसमें हमारी पाली भाषा भी है, प्राकृतिक भाषा भी है। क्यों? क्योंकि जो अशोक था वो प्रारंभ में बौद्ध धर्म का अनुयायी था और आखिरी में आते आते प्यारे बच्चे वो जैन धर्म का अनुयायी हो गया था। तो जब भैया उसने दो धर्म अपनाए हैं तो दोनों धर्मों के प्रति उसने शिलालेख भी लिखवाए हैं। और भैया जब शिलालेख लिखवाए हैं तो शिलालेख में भाषा का प्रयोग भी होगा और लिपि का प्रयोग भी होगा। तो उसके जो इस शिलालेख हैं उसमें हमको ब्राह्मी लिपि के दर्शन होते हैं। तो आप ये पूछ सकते हैं कि चलिए जो अशोक के शिलालेख उसमें ब्राह्मी लिपि मिलता है, तो आप सर जी ये बता दीजिए कि देवनागरी लिपि के, किसके? देवनागरी लिपि के सर्वप्रथम दर्शन आपने कहाँ किए थे या कहाँ मिलते हैं? तो देवनागरी के सर्वप्रथम साक्ष्य जो मिलते हैं वो मिलते हैं प्यारे बच्चे कहाँ पर? तो आप कहेंगे जय भट्ट के शिलालेखों से। कहाँ से मिलते हैं? जय भट्ट के शिलालेख से मिलते हैं। ठीक बात है कि नहीं है? तो अब याद रखिएगा, और सारी की सारी जो भी मैं आपको जितनी बातें बताता हूँ हर बात पर क्वेश्चन है, हर बात पे एक प्रश्न है। देवनागरी लिपि की सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिले हैं, सर्वप्रथम दर्शन कहाँ होते हैं? तो जय भट्ट के शिलालेख में ब्राह्मी के, अशोक के शिलालेखों में। देवनागरी लिपि का विकास कहाँ से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। भारत की लिपि कौन सी है? देवनागरी या नागरी लिपि है। करिए फटाक से स्क्रीनशॉट, ख़त्म करिए इसको। ठीक है? आपने कहा ठीक है सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अभी मैंने आपको एक बात बताई थी, अवहट्ट भाषा बताई थी, ध्यान से सुनना। देखो अब जब चल ही रहा है प्रकरण तो आप सारी बातें जानिए। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी, इसको भी एक साथ में नोट कर लेना। अभी मैंने कहा था कि अपभ्रंश और हिंदी के बीच की कड़ी का काम किस भाषा ने किया था? तो आपने कहा था सर जी इसका काम किया था हमारी अवहट्ट भाषा में। किसने? अवहट्ट भाषा ने। ठीक, आपसे पूछा जाए अवहट्ट भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सर्वप्रथम उल्लेख, किसका? अवहट्ट का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो मिलता है विद्यापति को। जानते हैं? आपने कहा बिल्कुल सर जी, एक लेखक थे और विद्यापति की एक रचना है कीर्तिलता। क्या है? कीर्तिलता। तो याद रखिएगा, अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विद्यापति की कीर्तिलता नामक रचना में मिलता है। तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा। ठीक बात? तो आपने कहा ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम इसको हटाएं। अब देखो, अब ध्यान से सुनना। अब हम बात ये करेंगे कि भारत की जो राजभाषा है वो कौन सी है? तो आप कहेंगे वो है हिंदी। तो हिंदी के विषय में हमारे भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक बात है? तो सबसे पहले बात आप ये समझ लीजिए कि भारत की कोई राष्ट्रभाषा
भारत की राष्ट्रभाषा, तो आप कह देंगे कि नहीं है या नहीं, तो फिर है क्या, तो भारत की एक राजभाषा है। अब बताओ राजभाषा का मतलब क्या होता है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं सर जी राजभाषा का मतलब राज्य की भाषा। अरे नहीं भाई, फिर यहाँ पर राज्य भाषा ना लिखा होता, राजभाषा का मतलब राज्य भाषा नहीं, राजभाषा का मतलब होता है राजकाज। अब ये राजकाज क्या है, तो आप कहेंगे सर जी राज कौन करता है, सरकारें करते हैं, तो आप लिख देंगे राजकाज का मतलब सरकारी कार्यों की, सरकारी कार्यों की भाषा को ही हम क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे हम इसको कहते हैं राजभाषा। ठीक बात है, आपने कहा ठीक है, कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। तो जब हमारा संविधान जब हमारा बन रहा था, जब हमारा देश प्यारे बच्चे आज़ाद हो गया, जब संविधान का निर्माण हो रहा था, तो 14 सितंबर कब, तो आप कहेंगे 14 सितंबर सन 1949, 14 सितंबर सन 1949 को भारत में, या हमारे भारतीय संविधान में 49 को भारतीय संविधान ने भारत की राजभाषा हिंदी को घोषित किया, या अपनाया या घोषित किया, कुछ भी आप कह सकते हैं। हिंदी को अपनाया या घोषित किया। ठीक बात, वैसे एग्जैक्ट शब्द लिखा है घोषित किया। तभी से क्या होने लगा है, 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि भैया इस दिन 14 सितंबर सन 1949 को भारतीय संविधान ने भारत की राजभाषा हिंदी को अपनाया था। इसीलिए हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को, याद रखिएगा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय नहीं मनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में हम प्रतिवर्ष इसको मनाते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे बच्चे, यहाँ तक हो गया, स्क्रीनशॉट करो एक बार, फिर हम आगे की जरा बात करें। हैं, देखो कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, और जो राजभाषा है, राजभाषा का मतलब होता है प्यारे बच्चे राजकाज की भाषा। ठीक है, तो एक तो बात मैंने आपको बता दी, यहाँ पर लिख देते हैं, जो कि 14 सितंबर वाली बात थी। 14 सितंबर सन 1949 को अपनाया गया था, और इसीलिए 14 तारीख को क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि राजभाषा नीति कब लागू की गई थी। राजभाषा नीति कब लागू की गई, हर एक जो पॉइंट है वो एक प्रश्न है, ये हमेशा अपने दिमाग में रख लीजिएगा। तो कहते हैं कि जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी सन 1950, कब, तो आप लिखेंगे 26 जैन 1950 को, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ उसी दिन राजभाषा नीति भी लागू की गई। तो कब लागू की, 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को राजभाषा नीति लागू की गई थी। तो आपसे पूछा जाता है, तो बताओ फिर राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया, तो वो किया गया था 1955 में। ये सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में 1-2 बार पूछे जा चुके हैं। फिर बात ये आती है कि चलिए संविधान में ये तो कर दिया गया, तो फिर संविधान में लिखा भी तो गया होगा कि भैया राजभाषा भारत की होगी, लिपि ये होगी, वो होगी। बिल्कुल सही बात है। तो हमारी जो अनुसूची, हम आज की बात कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम की, ठीक है। पहले ना कह देना गया लो सर जी अनुसूची 8 में तो 14 भाषाएं थी, आप तो कह रहे हो कि 22 थी। तो आज की बात कर रहे हैं, अनुसूची 8 में भारत की 22 प्रकार की भाषाओं का वर्णन है। 22 प्रकार की भाषाओं का वर्णन है, जिसमें हिंदी भी एक है, ठीक है। हिंदी को मिलाकर कितनी प्रकार की हैं, तो 22 प्रकार की भाषाओं का वर्णन किसमें किया गया है, अनुसूची 8 में। फिर अगर से पूछे कि ठीक है अनुसूची तो आपने बता, बताओ किस भाग में है संविधान के, तो आप लिखेंगे भारतीय संविधान के भाग 17 में हिंदी भाषा के बारे में बताया गया है। ठीक बात, अब तो ये भी ठीक है। अच्छा अनुच्छेद बताओ, तो आप कह दोगे कि अनुच्छेद
आप केवल 343 नहीं याद रखना, 343 से लेकर के 351 तक हिंदी भाषा के विषय में, या ऐसे लिख दें भाषाओं के विषय में, भाषाओं के विषय में विधान किया गया है। कहाँ से कहाँ तक? 341 से लेकर के 351 तक भाषाओं के विषय में विधान किया गया है। आपने कहा ठीक बात है। फिर एक बात और याद रखना है हमेशा आपको कि अनुच्छेद 343(1) ये इंपॉर्टेंट क्यों है जरा ध्यान रखना। इसमें ही ये लिखा गया है, क्या लिखा है सुन लो, इसमें ये लिखा है कि भारत, ब्रैकेट में लिखा हुआ है संघ, भारत क्या है? तो आप कहेंगे सर जी राज्यों का संघ है, तो भारत संघ की राजभाषा का होगी हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी। ये स्टेटमेंट लिखा हुआ याद रखिएगा। पूछा जाता है कि भारत के किस अनुच्छेद के किस भाग में भारत संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि जो होगी वो देवनागरी होगी, किस में बताया गया है? तो आप इसको हमेशा याद रखिएगा। किस में बताया गया है? तो ये बताया गया है अनुच्छेद 343 के 1 में। आपको सिर्फ इतना याद रहता है कि 343 में है, 343 से लेकर के 351 तक में ऐसा विधान किया गया है प्यारे बच्चे। ठीक बात? तो आपने कहा ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी संविधान की बातचीत कि संविधान में 14 सितंबर 1949 को अपनाया था, भाषा नीति इस समय लागू की गई और ये चीज़ें हैं। ठीक बात? स्क्रीनशॉट एक बार करिए और इसको बहुत खास याद रखिएगा। ठीक है, कर लिया? ठीक। अब कुछ जनरल बातें जान लो जो कि बहुत ही आवश्यक हैं आपको जानना, और इनको हमेशा अपने जेहन में बसा के रखो। पूछा जाए तुरंत टपाक से जवाब दो कि हाँ नहीं ऐसा ही था। देखो क्या हम बता रहे हैं। आज से पूछा जाएगा कि हिंदी भाषा कितनी उपबोलियां हैं। हिंदी की बोलियां नहीं, उपभाषाएं। बोलियां कहाँ उप होती हैं? उपभाषाएं कितनी हैं? आज पूछा जाए हिंदी भाषा की बोलियां कितनी हैं, तो जब भी आपसे पूछा जाए कि हिंदी भाषा की उपभाषाएं कितनी हैं तो आप कहेंगे 5। कितनी? और बोलियां कितनी हैं तो आप कहेंगे 18। पूछा गया कितने परिवारों में बांटा गया? भाषा परिवारों में 13। याद रखना। अब ये 5 कौन कौन सी हैं इनके बारे में भी जान लो। तो पहली है पूर्वी हिंदी। कौन सी? पूर्वी हिंदी। अगली है पश्चिमी हिंदी। फिर कौन सी है? बिहारी हिंदी। फिर राजस्थानी हिंदी। फिर पहाड़ी हिंदी। तो इतनी ये जो 5 है, ये देखो मैंने पांचों आपके सामने लिख दी हैं कि जो इतनी, अगर आपसे पूछा जाए हिंदी की कितनी उपभाषाएं, पहली बात तो इसके आगे जाता ही नहीं है। 5 के आगे जाए तो आप याद रखिएगा, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। बोलियां कितनी हैं तो आप कह देंगे 18 बोलियां हैं। समझे कि नहीं? तो ये दोनों क्वेश्चन भी आपको याद रखने हैं। बस जो अगला जो आपका टॉपिक आएगा प्यारे बच्चे वो ये आएगा कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी भाषाएं आती हैं। ये जो बोलियां हैं यही सारी की सारी 18 बोलियां इसके अंदर शिफ्ट हो जाती हैं। इतना आपको पढ़ना है, फिर थोड़ा थोड़ा उसके क्षेत्र पढ़ लेने हैं। तो अगला जो वीडियो आएगा वो ऐसे ही 15 से 20 मिनट का वीडियो आएगा, उसमें मैं आपको ये सारी बातें ख़त्म कर दूंगा। ठीक बात? तो आज के वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। आपने स्क्रीनशॉट नहीं किया है तो एक बार स्क्रीनशॉट आप कर लें। आज के वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। जब हम अगला वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको हिंदी भाषा का, देखो मैंने आपको डीपली पढ़ाने की कोशिश कतई नहीं की, ये कतई कोई नहीं समझे कि मैंने डीप पढ़ाया है। इससे भी बहुत डीप होता है। हिंदी भाषा का जो प्रकरण है वो 6-7 दिन तक चलता है, परंतु मैंने आपको सिर्फ वही बताने की कोशिश की है जो कि आपके एग्ज़ाम से ओरिएंटेड है और आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आया है। ठीक, सिर्फ उतनी ही जानकारी देने की आपको कोशिश की है शॉर्ट में। तो ये ना सोचें मैंने बहुत इसको ब्रॉड नहीं किया है, समेटने की कोशिश की है, एक साथ में बांधने की कोशिश की है। ठीक है बात? मैंने कहा ठीक है, इसको पढ़ें समझें
और ये मत सोचें कि आपको एग्ज़ाम में नहीं आता है। भैया आप इंडिया लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आप सिर्फ इतना मत देखिए कि हमको सिर्फ एक प्रकार का टेट देना है, बात खत्म होगी। आप सारे टेट दीजिए, जहाँ कहीं भी हिंदी पूछी जाती है, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन मिलेगा और मिलेगा तो मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। आप मुझसे लिख के ले लो, ठीक है। बाकी आप शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहें। आज हम यहीं पर समाप्त करेंगे और अगली वीडियो में आकर आपको और बेहतर ज्ञान देने की कोशिश करेंगे। और आप लोग बस थोड़ा थोड़ा हमें प्यार दिखाते रहिए, चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहिए। बाकी जय हिंद, नमस्कार।